प्यारे बच्चों और साथियों नमस्कार। मैं सत्यपाल सियाग आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी फिजिक्स बाय सत्यपाल सियाग के अंदर। आशा आप घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। देश को बचाइए, समाज को बचाइए, अपने जीवन को बचाइए और साथ में फिजिक्स का मन लगा के अध्ययन कीजिए। जो 10+2 क्लास का हमारा कोर्स चला हुआ है फिजिक्स के अंदर, उसमें सेकंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी की लास्ट वीडियो के अंदर शुरुआत कर दी गई थी। तो आज सेकंड लेक्चर हमारे पास आता है। तो सेकंड लेक्चर के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सेकंड लेक्चर के अंदर एक इम्पोर्टेंट रिलेशन आएगा बेटे करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच, और उसके बाद पढ़ेंगे हम ओम्स लॉ। रजिस्टेंस क्या होता है, रजिस्टिविटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू साथ में जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इजी फिजिक्स बाय सत्यपाल सियाग। नाउ वी डिस्कस अबाउट आवर रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच क्या रिलेशन है, क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करके आ चुके थे, और वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड था प्यारे बच्चों, मैं बता देता हूँ कि मैग्नीट्यूड आया था बेटे अपने पास इतना E टाउ बाय m। ये रिलेशन हम कल फाइंड आउट करके आए थे, एक्सप्रेशन जब फाइंड आउट किए थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए। तब आज इसका यूज करेंगे और करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन हम फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे बढ़ेंगे आगे भाई। लेट्स सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है। ये कंडक्टर मैं ले लेता हूं यहाँ पे। इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये वाला, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को A मान लीजिए। जो लेंथ है कंडक्टर की उसको L मान लीजिए। हमने क्या किया प्यारे बच्चों, इस कंडक्टर को एक बैटरी के साथ जोड़ दिया, और मान लेते हैं जो बैटरी है वो पोटेंशियल डिफरेंस V प्रोवाइड करती है। कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते बेटे, V। तो ये पॉजिटिव एंड्स, पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ तो ये पॉजिटिव एंड होगा, और ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ तो नेगेटिव एंड। तो कंडक्टर के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा बाहर से, वो किस डायरेक्शन में होगा प्यारे बच्चों, हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर अप्लाई होगा। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स इस तरफ मूव करेंगे वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में है, तो जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। और जिस एवरेज वेलोसिटी के साथ वो चल के जाएंगे, वही एवरेज वेलोसिटी क्या थी बेटे, हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd थी। तो ये बातें हमारे को पता है। अब कैसे काम करेंगे, मान लेते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम मीन्स यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है कंडक्टर के अंदर, वो स्मॉल n मान लीजिए। अब वॉल्यूम कितना होगा जी टोटल इसका, एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, L इसकी लेंथ है, तो टोटल वॉल्यूम की यदि बात की जाए तो टोटल वॉल्यूम जो होगा कंडक्टर का इस केस में वो A × L होगा जी। यूनिट वॉल्यूम में स्मॉल n है, वॉल्यूम टोटल कंडक्टर का इतना है, तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होंगे, total number of free electrons that will be equal to what, small n into A into L। और ये जो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, आप सपोज इसको कैपिटल N मान सकते हैं जी। तो इतने यहाँ पे इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे टोटल। अब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है बेटे मैग्नीट्यूड में E। तो टोटल फ्री चार्ज जो होगा, टोटल फ्री चार्ज यानी वो चार्ज जो मूव कर सकता है इन कंडक्टर, किसके बराबर आएगा बेटा, इतने तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का मैग्नीट्यूड E होता है, तो टोटल जो फ्री चार्ज इसमें प्रेजेंट है Q मान ली सपोज उसको, तो वो आ जाएगा N × A × L × E, वेयर E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या कहती है, I = Q/T, यानी फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम क्या होता है प्यारे बच्चों, हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो Q की वैल्यू है तो यहां पे पुट कर दें आप N × A × L × E अपॉन T, ये आ जाएगा जी। बट हमारे को टाइम नहीं पता कि कितने टाइम लिया है इलेक्ट्रॉन ने यहां से यहां तक जाने के लिए।
लेकिन फिगर से क्लियरली दिखाई देता है कि जब वो इस एंड से इस एंड तक चल के गए हैं तो एल उन्होंने डिस्प्लेसमेंट कवर की। कितने वेलोसिटी के साथ कवर की बेटे? वीडी। तो अपने को पता है यदि डिस्प्लेसमेंट दी गई है और वेलोसिटी दी गई है तो टाइम किसके बराबर होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, यही तो रिलेशन होता है। तो अगर इसका यूज करें यहाँ पे तो टी टाइम है, एल डिस्प्लेसमेंट है, अपॉन वेलोसिटी वीडी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये यहाँ पे वैल्यू आप पुट कीजिए, पुट करेंगे तो क्या आएगा? एन इंटू ए इंटू एल इंटू ई अपॉन एल अपॉन वी डी। एल से एल कैंसल आउट, तो फाइनली क्या बचेगा हमारे पास? कुछ ऐसी चीज बचेगी, I इज इक्वल टू, ये वी डी ऊपर चला जाएगा बेटे, एन ई ए वी डी। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिक्वायर्ड रिलेशन आ जाता है NEAVD। तो इस रिजल्ट से यदि हम सीखना चाहें कुछ बातें तो वो क्या क्या सीख सकते हैं प्यारे बच्चों? पहला, जो करंट है वो स्मॉल n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल n। देख लीजिए, जितने ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होंगे करंट उतना ही ज्यादा होगा। E इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो कि कांस्टेंट है। अब बात करते हैं एरिया की, तो I इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। मींस कंडक्टर की मोटाई जितनी ज्यादा होगी करंट उतना ज्यादा उसमें से चलेगा। और तीसरी बात यहां पे ये देखने को मिलती है कि करंट जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटे। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट भी उतना ही ज्यादा चलेगा। तो ये इस रिजल्ट का एनालिसिस था। अब याद रखने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, कई बार बच्चे भूल जाते हैं कि जी करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच तो रिलेशन हमें याद नहीं रहता। एक लड़की जिसका नाम वीना और वो आई, बस वीना आई। क्या? वीना आई, ये लो जी, इस तरीके से याद रख लो, वीना आई। V फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E फॉर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और I करंट। वीना आई, दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन आई? वीना। कौन आई बेटे? वीना। तो ये याद रखने का इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है जी। ये V ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए है बेटे। कभी कंफ्यूज हो जाओ कि जी यहाँ तो V लिखा हुआ और V तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो स्मॉल v लिख लो चाहे इसको। वीना आती है, वीना आई, तो ये करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लॉ होता है और वो है जी ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? बड़ी अच्छी सी बातें वो बता के जाता है और बड़ा अच्छा नियम है बेटा जी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का, वो बेसिक लॉ है जी ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इसकी स्टेटमेंट करवाने से पहले मैं एक फिगर बनाना चाहूंगा बेटा। यहाँ पे सपोज मान लीजिए ये कंडक्टर, जैसा कि अभी लिया था थोड़ी देर पहले हमने, और क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पे हमने इसको एक बैटरी के साथ जोड़ दिया और मान लेते हैं ये V पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है। जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा तो इसमें करंट चलना स्टार्ट करेगा। कहाँ से कहाँ? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चलेगा यूं और इस कंडक्टर में से ऐसे फ्लो करता हुआ बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे वापस पहुंच जाएगा। तो इस कंडक्टर के जो सिरे हैं, एंड्स जो हैं प्यारे बच्चों, वो ये हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। इन सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? जितना बैटरी ने प्रोवाइड किया है। तो इसलिए V इनके बीच का क्या है बेटे? पोटेंशियल डिफरेंस है सिरों के बीच। अब ओम ने क्या किया? इस करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच रिलेशन को बताने के लिए एक लॉ दिया और वही लॉ क्या बोला जाता है बेटे? ओम्स लॉ बोला जाता है। जो पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के एंड्स के ऊपर अप्लाई किया गया है उसका करंट के साथ रिलेशन बताने के लिए ओम भाई साहब ने जो नियम हमारे को दिया है वही नियम ओम्स लॉ के नाम से जाना जाता है बेटे। तो इसलिए ओम्स लॉ क्या कहता है वो देखते हैं। इट स्टेट्स दैट current
फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, किसके अंदर से बेटा? एक कंडक्टर के अंदर से, थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट किसके? टू द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ कंडक्टर, बिटवीन द एंड्स ऑफ कंडक्टर व्हेन, जब फिजिकल कंडीशंस, भौतिक स्थितियां, फिजिकल कंडीशंस लाइक, कौन कौन सी है वो? टेम्परेचर, कॉमा प्रेशर, कॉमा ह्यूमिडिटी यानी नमी, एटसेट्रा आर कांस्टेंट। ये ओम ने कहा है, ओम जी ने क्या कहा? It states that current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference between the ends of conductor when physical conditions, और वो कौन कौन से physical condition like temperature, pressure, humidity etc are constant। जब किसी भी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशंस जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, इनको यदि कांस्टेंट कर दें तो उस समय जो करंट उसके अंदर से चलता है वो उसके सिरों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बेटे दोबारा रिपीट करता हूं, किसी का पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप पर्सनली इस पे व्हाट्सअप करके अपने डाउट्स ले सकते हैं, कॉल न करें प्लीज, ये एक रिक्वेस्ट है। क्या होगा प्यारे बच्चों हमारे पास? ये कहता है जब किसी भी कंडक्टर कि फिजिकल कंडीशंस, जैसे मैंने कुछ लिखी है यहाँ पे, टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी एटसेट्रा, इनको यदि कांस्टेंट कर दिया जाए तो उस समय जो करंट चलेगा इस कंडक्टर के अंदर से वो सिरों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब मैथमेटिकली लिखने का प्रयास करते हैं तो करंट जो है वो I है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, और फिजिकल कंडीशन जब कांस्टेंट है तो I किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्यारे बच्चों? V के। I is directly proportional to V, या यूं भी कह सकते हैं V is directly proportional to I। जब ग्राफ प्लॉट करें V वर्सेस I, चूंकि V क्या है बेटे? I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस एक्सिस के अलोंग V ले लीजिए, इस एक्सिस के अलोंग I, तो ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा जो कहां से पास करेगा बच्चों? ओरिजिन से। ये ग्राफ रहेगा इस रिलेशन के लिए। तो जब जब इतिहास के अंदर प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में बदला गया है तो हमेशा एक कांस्टेंट ने जन्म लिया है, एक कांस्टेंट पैदा हो जाता वहां पे। तो आज भी एक कांस्टेंट पैदा होगा, और जो आज कांस्टेंट पैदा होगा उसको R से लिखेंगे, नाम रखा जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। डिनोट किससे करेंगे? कैपिटल R से, और नाम क्या रखेंगे उसका? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो जब प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में बदल दिया तो एक कांस्टेंट आ गया R, और इस R का नाम क्या है? दैट इज सेड टू बी रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। और हिंदी मीडियम वाले हमारे छात्र एवं छात्राएं इसको बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते बेटे? प्रतिरोध। तो R इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इट इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। इसको क्या बोलते बेटे? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बोलते हैं। अब यहां से इसका ऐसा यूनिट, डायमेंशनल फॉर्मूला और नेचर बनाते हैं, फिर आगे की कहानी इसकी डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले इसका नेचर, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है बेटे, कोई डायरेक्शन नहीं होती इसके लिए, केवल मैग्नीट्यूड इसके पास है, तो ये एक स्केलर है। दूसरी बात, इसकी ऐसा यूनिट बना लीजिए, खुद बनाना सीखो बेटे, रटना नहीं होता किसी चीज को, कोई बड़ी बात नहीं है, अपने आप बनाइए, सब कुछ खुद ड्राइव कर सकते हैं आप लोग, आपके अंदर ऐसा पोटेंशियल है। V इज इक्वल टू आई आर, दैट मीन्स R इज इक्वल टू V अपॉन I। अब पोटेंशियल है ऊपर, पोटेंशियल को हम ऐसा सिस्टम में वोल्ट के अंदर मेजर करते हैं, नीचे क्या है बेटे? करंट, और करंट को मेजर किया जाता है जी एम्पियर में। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या बन गई? वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। और वोल्ट पर एम्पियर को एक नया नाम दिया जाता है ओम, OHM, ओम। और इसके लिए ये नोटेशन होती है प्यारे बच्चों, ओमेगा से।
ग्रीक लेटर है ओमेगा, तो ओहम इसकी एसआई यूनिट होगी बेटे, तो इसलिए हमारे पास रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओहम यहां पे ड्राइव हो जाते हैं। अब कोई आपसे पूछे किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम है तो इसको डिफाइन कीजिए, इसकी डेफिनेशन दीजिए, कैसे 1 ओम को डिफाइन कर सकते हैं हम? तो जब किसी भी कंडक्टर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट अप्लाई कर दें जिसकी वजह से उसमें करंट चलता हो 1 एम्पियर, तो उस में उसका रेजिस्टेंस 1 ओम बोला जाएगा। लो जी, अब तो शब्दों में ही बयान करना है बस। The resistance of a conductor is said to be 1 ohm when 1 ampere of current is flowing through the conductor on applying 1 volt potential difference across its ends। हिंदी में क्या करेंगे? किसी कंडक्टर का प्रतिरोध 1 ओम बोल दिया जाएगा यदि उसमें 1 एम्पियर का करंट चलता है 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से, तो वो क्या बोला जाएगा बेटे? 1 ओम आएगा। तो एक कंडक्टर में यदि 1 एम्पियर का करंट 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से चलता है तो उसका रेजिस्टेंस 1 ओम बोल दिया जाएगा बच्चों। ये थी 1 ओम की डेफिनेशन। नेचर कर लिया, ऐसा यूनिट कर ली। तीसरी बात रहती है डायमेंशनल फॉर्मूला। करो भाई, आर किसके बराबर है? V अपॉन आई। लो जी, V का लिख दो, नीचे I का लिख दो, तो यह आ जाएगा। अब कई बच्चे कहेंगे जी हमारे तो प्रॉब्लम होती है, V का याद नहीं रहता। कोई घबराने की जरूरत नहीं, रटना तो है ही नहीं किसी चीज को, जो भूल जाते उसको बनाना सीख लो बस। देखिए, वर्क बताया था मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी में, चार्ज इनटू पोटेंशियल होता है। W इज इक्वल टू क्यू वी, वेर W इज वर्क, Q इज चार्ज, V इज पोटेंशियल, और यह पोटेंशियल डिफरेंस। तो V किसके बराबर आ जाएगा बेटा? W बाई क्यू। तो V का पोटेंशियल V का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर लिख रहे हो तो ऊपर वर्क का लिख दो। वर्क का क्या आएगा? M1 L2 T-2 अपॉन चार्ज, और चार्ज का 80। लो जी, ये V का डिजाइन हो गया, ड्राइव हो गया। I का तो पता ही है, बड़ा सिंपल सा है, A लिख दो भाई। V का लिखें तो M1 L2 T-2, साथ में नीचे क्या है? 80। लो बेटे जी, लिख दिया। V का लिखा गया है बस अब तक, I रहता है नीचे, I का होता है A। लो भाई, ओके। अब अरेंज करना बस टर्म्स को। M1, ओके, L देख लीजिए, है ही नहीं कोई और, तो L2 T -2 ऊपर है, 1 नीचे है, तो ये भी माइनस का हो जाएगा ऊपर जाके, तो इसका मतलब T-3। अब बात अटक गई A पे, एक ये और एक ये नीचे हो गए, 2 ऊपर जाएंगे तो -2, तो ये लो बेटा, ये R का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। तो क्या आया जी? M1 L2 T-3 A-2, दिस इज द रिक्वायर्ड डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस। अब यहां पे याद रखने का वही तरीका, MLT एक कंपनी के मोबाइल चले हुए हैं, रेजिस्टेंस के पास जो वर्जन है वो +12 -32, +12 -32, यानी पहले 2 अंक पॉजिटिव और बाद के 2 अंक नेगेटिव, 12 -32। ये था जी बेटा। अब रेजिस्टेंस को हमने मैथमेटिकली भी डिफाइन कर लिया, ऐसा यूनिट भी बना ली, डायमेंशन भी बना लिए, लेकिन थ्योरेटिकली आपसे कोई पूछे ये क्या चीज होती है, थ्योरेटिकली आसान सी भाषा में बताइए ये क्या चीज है, तो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी? लो जी, रेजिस्टेंस की अब डेफिनेशन देते हैं बेटे। इट इज द प्रॉपर्टी of a conductor by virtue of which, जिसकी वजह से ये क्या करता है? It opposes means विरोध करता है, opposes the flow of current through it। देख लेते हैं एक बार। It is the property of a conductor by virtue of which it opposes the flow of current through it।
हर एक कंडक्टर का एक ऐसा गुण होता है जिसकी वजह से वो अपने अंदर से चलने वाले करंट के फ्लो का विरोध करता होता है बेटे, विरोध करता है, और वही विरोध क्या बोला जाता है? रेजिस्टेंस बोला जाता है। जैसे ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर मान लीजिए दिखाई देगा, ये रहा। इस कंडक्टर के अंदर से यदि करंट चले तो इसके पास एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो करंट के फ्लो का अपोजिशन करेगा, और वही क्या बोली जाएगी बेटा? इसका रेजिस्टेंस बोली जाएगी। ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है? ना तो ये डिपेंड करता पोटेंशियल डिफरेंस पे कि आपने कितना अप्लाई कर रखा है, डज नॉट डिपेंड। पहले मैं वो चीजें बता देता हूं जिन पे डिपेंड नहीं करता। ना तो ये पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता कि कितना आपने अप्लाई किया हुआ है, ना इस बात पे डिपेंड करता कि उसमें से कितना करंट चलता है, इन पे डिपेंड नहीं करता। ये डिपेंड किस किस पे करता है? डिपेंड्स वो चीजें अब बताऊंगा मैं जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। पहली बात, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। इस बात पे डिपेंड करेगा सबसे पहले कि कंडक्टर को बनाने के लिए आपने किस पदार्थ का प्रयोग किया है, किस मटेरियल का यूज किया है, लोहे का, निकिल का, कोबाल्ट का, या एल्यूमिनियम का, गोल्ड का, सिल्वर का, या किस मेटल का आपका कंडक्टर, इस बात पे भी डिपेंड करेगा जी। दूसरा डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, तापमान पे, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? जितना ज्यादा कंडक्टर का टेम्परेचर होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होता है बच्चों, जितना कम टेम्परेचर उतना ही रेजिस्टेंस कम मिलता है। फिर बात आती है तीसरी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो कंडक्टर है उसका ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, दिखाई देगा ना, इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते बेटा। ये एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है, और ये पाया गया कि जो रेजिस्टेंस है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यदि किसी कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है तो ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा जी ये। और क्या पाया गया? चौथी बात पाई गई बेटे हमारे पास, इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ कंडक्टर। ये लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है बेटे, कंडक्टर की लंबाई पे। जैसे ये कंडक्टर इसकी लेंथ पे भी डिपेंड करेगा। चौथी बात लेंथ पे, और लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये वो चार चीजें थी जिनके ऊपर किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। सबसे पहली बात कंडक्टर के मटेरियल पे, दूसरी बात टेम्परेचर पे, तीसरी बात उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, और चौथी बात बेटा उसकी लेंथ पे। अब बात आती जी काज ऑफ रेजिस्टेंस। काज ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का कारण क्या है भाई? क्यों करता है कंडक्टर करंट के फ्लो का अपोजिशन? इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाना चाहूं। देखना, जैसे ये गली है, स्ट्रीट, ये साफ अगर हो तो एक लड़का यहां से भागे तो इसको इजीली क्रॉस करके चला जाएगा। गली बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ, किसी प्रकार की कोई इसमें गंदगी नहीं है, ना ही इसमें पत्थर वगैरह पड़े, ईंटें वगैरह पड़ी, कुछ नहीं, बिल्कुल साफ है। और ये लड़का इसको क्रॉस करना चाहता भागता हुआ तो ये इजीली क्रॉस करके चला जाएगा। दूसरी सिचुएशन इमेजिन कीजिए, इसी गली में हम क्या कर दें, पत्थर वगैरह या कांच के टुकड़े भी खेर दें और इस लड़के को कहें कि भाई अब भाग के जा यहां से, तो उसको इस गली को क्रॉस करने में परेशानी होगी। क्यों होगी? क्योंकि रास्ता उबड़ खाबड़ हो गया बेटे। ये तो बड़े कॉमन सेंस की बात है या नहीं है? बिल्कुल है। तो अब इसको क्रॉस करने में परेशानी है, यानी जब ये इस गली में से ये पास करेगा तो ये कंकर, पत्थर, कांच जो भी पड़े हुए हैं इसके फ्लो का अपोजिशन कर रहे हैं। सेम सिचुएशन कंडक्टर में भी होती है, एज इट इज पैटर्न के ऊपर। क्यों? क्योंकि जैसे ये कंडक्टर है और मान लेते हैं ये उसका पॉजिटिव एंड है, ये मान लेते हैं नेगेटिव एंड है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद
तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाना है नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ, लेकिन बीच में क्या पड़े हैं, एटम्स और आयंस पड़े हुए हैं। इलेक्ट्रॉन अंधे होते हैं बेटा, अंधे, ब्लाइंड, आंखें नहीं होती उनकी, वो जाना तो इस तरफ चाहते हैं, बट रास्ते में ये एटम और आयन आते हैं, वो जब चलता है तो हो सकता है इससे जाके टकरा जाए, टकराए तो फिर क्या होगा, यहाँ फिर टकराने के बाद यानी टकराता हुआ इन एटम और आयन के साथ कोलाइड करता हुआ फाइनली सिरे तक पहुंचेगा। अगर ये कोलिजन नहीं होते तो ये इजीली चला जाता, तो मीन्स करंट का पोजीशन नहीं होता, बट इन कोलिजन्स की वजह से वो क्या करता है बेटा, संघर्ष करता हुआ इस सिरे तक पहुंचता है, तो मीन्स करंट यहाँ पे जो चलता है इस इलेक्ट्रॉन की वजह से उसको फ्लो करने में परेशानी हो रही है। तो जब इलेक्ट्रॉन चलता है कंडक्टर के अंदर से, तो जो कोलिजन होते हैं उसके एटम्स और आयंस के साथ जो रास्ते में पड़े हुए हैं, वही कोलिजन यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफर करने का काम करते हैं। तो विरोध क्यों हुआ, अपोजिशन क्यों हुआ इलेक्ट्रिक करंट का, दैट इज ड्यू टू कोलिजन बिटवीन द फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन विद द एटम्स एंड आयंस प्रेजेंट इन द पाथ। ओके, समझ में आना चाहिए, बिल्कुल आसान सा इसका रीजन था। फिर आता है रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है बेटे, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो किसी भी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस ऑफर करने के लिए यूज किया जाता है। एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट विच इज यूज्ड to offer resistance in an electrical circuit is known as resistor। एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो किसी सर्किट में जोड़ा जाता है रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए ताकि करंट को कंट्रोल किया जा सके, उसी कंपोनेंट को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, रजिस्टर बोलते हैं। और रजिस्टर के लिए जो सिंबल यूज किया जाएगा जब वो सर्किट में जोड़ा जाता है, तो ये सिंबल यूज करते हैं, ये रजिस्टर का सिंबल होता है बेटा। जैसे कैपेसिटर का ये था ना, ये सिंबल था कैपेसिटर के लिए, तो एज इट इज पैटर्न पे ये रजिस्टर का सिंबल होता है। अब कई बच्चे पूछ लेते हैं, दिमाग में वही क्वेश्चन आने भी चाहिए कि ऐसा ऐसा सिंबल क्यों बनाया जाता है। देखोगे तो ये रास्ता उबड़ खाबड़ दिखाई दे रहा है, यानी चलने में परेशानी हो गई। मैं इस रास्ते पे हम नहीं चल रहे, कौन चल रहा है, करंट, तो करंट को चलने में परेशानी हो रही, तो इसलिए ऐसा ऐसा सिंबल बनाया जाता है रजिस्टर के लिए। नेक्स्ट आता है जी हमारे पास आज के लिए लास्ट आर्टिकल जो रहेगा, उसका नाम है रजिस्टिविटी, या फिर दूसरा कह सकते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रजिस्टिविटी या फिर उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दोनों एक ही चीज होती है बेटे। ये क्या है जी, अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था, रेजिस्टेंस 4 चीजों पे डिपेंड करता है, कंडक्टर के मटेरियल के नेचर पे, उसके टेम्परेचर पे, तीसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और चौथा लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसा कि हमें पता है आर जो है रेजिस्टेंस वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जैसे ये कंडक्टर हो, लो जी बना लो कोई बात नहीं, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये इसकी लेंथ, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो आर मान लिया, रेजिस्टेंस कितना ऑफर करता है, आर मान लेते हैं। तो आर इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल पाया गया, और इसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया गया। दोनों बातों को इकट्ठा लिख दीजिए बेटे आप, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, एल अपॉन ए के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और जब जब हमने इतिहास के अंदर, हमारी हिस्ट्री के अंदर क्या किया, प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में बदला, तो हमेशा एक कांस्टेंट ने जन्म लिया। यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा उसकी नोटेशन रो, ये ग्रीक लेटर है रो, इससे दी जाएगी, और ये बोला का क्या आ जाएगा भाई, रजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। R is equal to rho L by A, where rho is constant of proportionality, and this is known as resistivity or specific resistance of the conductor। इसको resistivity या फिर specific resistance बोलेंगे। जो resistivity है यहाँ पे वो कितनी चीजों पे डिपेंड करती है, पहले तो इस बात का जिक्र कर लेते हैं। ये केवल 2 बातों पे डिपेंड करती होती है, रजिस्टिविटी केवल 2 बातों पे डिपेंड करती है। वो 2 बातें कौन कौन सी, जिन पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर किस मटेरियल से बना हुआ है, पहली बात तो इस पे डिपेंड करेगी। दूसरी डिपेंड करती है टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, उसका तापमान कितना है।
उसके डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती, मीन्स ना उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती, ना उसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, केवल दो बातों पे डिपेंड करती है जी, केवल दो बातों के ऊपर। एक एग्जांपल दे दूंगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्या? मान लीजिए हमने एल्यूमिनियम से बने हुए दो कंडक्टर ले लिए। किससे बने बेटे? एल्यूमिनियम से मान लेते हैं। दोनों एक जैसे एल्यूमिनियम से बन रहे हैं, एक ये वाला है और एक ऊपर दिखा दिया। इसकी जो लंबाई है वो 5 मीटर मान लें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो इसका वो 2 मीटर स्क्वायर मान लें, इसकी लेंथ जो है वो 7 मीटर मान लें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो भी मानना चाहो आप मान सकते हो, मान लीजिए 1 मीटर स्क्वायर है। दिखाई दे रहा है ना बेटे? लो, इसका 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका 2 मीटर एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसकी लेंथ 5 मीटर, इसकी लेंथ 7 मीटर। तो कोई आपसे पूछे कि इनका रेजिस्टेंस सेम है या अलग अलग है? रेजिस्टेंस डिफरेंट आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस नेचर के साथ साथ में किस पे डिपेंड करता है? डायमेंशन पे डिपेंड करता है। तो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग हैं, तो क्या रहेगा बच्चों? रेजिस्टेंस जब कैलकुलेट करेंगे, रेजिस्टेंस जब कैलकुलेट करेंगे तो अलग अलग आएगा, डिफरेंट डिफरेंट आएगा, बट रेजिस्टिविटी दोनों की सेम आएगी, क्योंकि वो तो इनके साइज पे डिपेंड ही नहीं करती, वो तो डिपेंड करती है कि इनका मटेरियल कैसा है। दोनों का मटेरियल एक जैसा और दोनों सेम टेम्परेचर पे होंगे, तो इसलिए दोनों की रेजिस्टिविटी क्या मिलेगी? सेम मिलेगी। तो यहां एक स्टेटमेंट दी जाती है, रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से करंट के फ्लो का पोजीशन होता है। कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है बेटा, कंडक्टर की प्रॉपर्टी है तो वो किस किस पे डिपेंड करती है? कंडक्टर के मटेरियल के नेचर पे, उसके टेम्परेचर पे, उसकी लेंथ पे, एरिया पे। बट रेजिस्टिविटी कंडक्टर के मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से करंट का फ्लो का पोजीशन होता है। माइनर सा फर्क है दोनों में। रेजिस्टेंस कंडक्टर की प्रॉपर्टी जिसकी वजह से करंट के फ्लो का पोजीशन हुआ, रेजिस्टिविटी कंडक्टर के मटेरियल की प्रॉपर्टी जिसकी वजह से करंट के फ्लो का अपोजिशन हुआ। ओके, आई होप आपकी समझ में आया है। फिर भी अगर कोई क्यूरी है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना टेक्स्ट कर दीजिए, पूछ लीजिए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इजी फिजिक्स बाय सत्यपाल सियाग। अब आगे बढ़ते हैं जी। नई चीज आई तो 3 बातें इसके बारे में बतानी पड़ेंगी। 3 बातें क्या क्या बतानी पड़ेंगी? सबसे पहला इसका नेचर, ये एक स्केलर होता है बेटे, केवल मैग्नीट्यूड, कोई डायरेक्शन नहीं। यूनिट बना लीजिए। यूनिट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे बेटा जी? हमारे पास आर जो है वो रो एल बाई ए है, एरिया इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेंथ इस तरफ जाएगी तो डिवाइड, तो रेजिस्टिविटी आ जाएगी। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओहम, अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। एरिया की मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ, इसकी मीटर, तो मीटर कैंसिल हो जाएगा एक, तो इसकी यूनिट क्या आ जाती है? इसकी यूनिट जो आएगी एसआई सिस्टम के अंदर वो ओहम मीटर आएगी बेटे। अब बात आ गई इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की। डायमेंशनल फॉर्मूला भी आप खुद बनाना सीखिए बेटा। यूनिट्स का यूज करके भी बना सकते हो और फॉर्मूला यूज करके भी बना सकते हो। मैं यूनिट का यूज करके बनाता हूं, आज नई चीज सिखाते हैं। रो का डायमेंशनल फॉर्मूला यानी रेजिस्टिविटी का लिख रहे हैं, तो देखना रेजिस्टिविटी की यूनिट है ओम मीटर। ओम किसके लिए यूनिट होती है? रेजिस्टेंस के लिए, और रेजिस्टेंस का भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, M1 L2 T - 3 A - 2। आगे मीटर, मीटर तो ऐसा यूनिट होती है लेंथ की, और लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L1। लो जी, हो गया ना? हाँ, M1 L2 T सॉरी M1 L, दो तो ये हैं, एक ये है, कितनी हो जाएंगे टोटल? 3 हो जाएंगे बेटे, T - 3 A - 2। तो ये रिक्वायर्ड डायमेंशनल फॉर्मूला होगा हमारे पास रेजिस्टिविटी के लिए। ओके, आई होप आपको समझ में आया है। अब यहां से रेजिस्टिविटी को डिफाइन भी कर सकते हैं हम मैथमेटिकली भी। कैसे डिफाइन करेंगे? सपोज आपने एक कंडक्टर ले लिया जिसकी लेंथ है 1 मीटर, यूनिटी कह सकते हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 मीटर स्क्वायर, इसको भी यूनिटी बोलेंगे। तो देखना L1 ये 1, तो R और रो क्या हो जाएंगे बेटे? बराबर। ये भी 1 है, ये भी 1 है,
तो इस तरफ केवल रो बचेगा और आर किसके बराबर हो जाएगा, रो के बराबर। तो यानी यहां से क्या पता चला हमारे को, रेजिस्टिविटी of a conductor is numerically equal to its resistance when length of conductor is unity and area of cross section is also unity। जब कंडक्टर की लेंथ को यूनिटी कर दें मीन्स 1 मीटर कर दें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को भी यूनिटी कर दें मीन्स 1 मीटर स्क्वायर कर दें, तो उस में जो रजिस्टिविटी होगी वो रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको परिभाषित भी कर सकते हैं। तो ये था प्यारे बच्चों हमारे पास आज के लेक्चर का डिस्कशन। आपको समझ आया होगा ऐसी मैं आशा करता हूं। तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताया कीजिए कि जी ये कमी है तो इसको दूर कीजिए, हम उसको सुधारेंगे बेटा। आपके सुझाव आमंत्रित हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमारे साथ जोड़िए ताकि जो हमारे पास है वो हम आपके साथ शेयर करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।